हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग मध्यकालीन भारत के अंतर्गत अरब आक्रमण के विषय में समझेंगे, जिसमें पहला फैक्ट है इस्लाम का उदय अरब क्षेत्र में हुआ। इसके संस्थापक मोहम्मद साहब थे। इस्लाम के एकता और समानता के सिद्धांतों ने परस्पर युद्धरत अरब कबीलों को एकजुट कर दिया और एक नए धर्म के जोश में भरे हुए अरब शीघ्र ही एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे। स्मार्ट फैक्ट्स के अंतर्गत देखेंगे। पहला तथ्य है दाहिर की विधवा रानी बाई ने सफलतापूर्वक रावर दुर्ग की रक्षा की। अगला है भारत में जजिया लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम था। प्रतिहार शासक अरबों के सबसे बड़े शत्रु थे। ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को अरबों को हराने का श्रेय दिया गया है। बिलादुरी 9वीं शताब्दी की रचना किताब फुतुल अल बल्दान में भी भारत पर अरब आक्रमण की सूचना मिलती है। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था तथा इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई थी। अरबों की सिंध विजय का उल्लेख किसी अज्ञात लेखक की अरबी भाषा की कृति चचनामा में मिलता है। कुछ विद्वान अली अहमद को चचनामा का लेखक मानते हैं। चचनामा का फारसी अनुवाद अबू बकर कूफी ने नासिरुद्दीन कुबाचा के काल में किया। चचनामा का फारसी अनुवाद किसने? अबू बकर कूफी ने। अगला देखेंगे तुर्कों का भारत पर आक्रमण, जिसमें महमूद गजनवी है। इसके विषय में समझेंगे। 870 ईस्वी में याकूब नामक व्यक्ति ने जाबुलिस्तान जीत लिया और वहाँ की प्रजा को मुसलमान बना दिया गया। इसके पश्चात 10वीं शताब्दी में अलप्तगीन ने गजनी पर अधिकार करके गजनवी वंश या यामिनी वंश की नींव डाली थी। गजनवी मूलतः ईरानी थे, परंतु तुर्क क्षेत्रों में बसने के कारण वे तुर्क माने जाते थे। अलप्तगीन के बाद उसके दास और दामाद सुबुक्तगीन ने 977 ईस्वी में गद्दी हथिया ली। गजनी का पड़ोसी हिंदू शाही वंश द्वारा शासित राज्य था जलालाबाद से सरहिंद और कश्मीर से मुल्तान तक फैला हुआ था, विस्तृत था। हिंदू शाही शासक जयपाल ने अपनी सीमा पर उभरती इस शक्ति को दबाने के लिए अलप्तगीन पर आक्रमण किया, परंतु वो विफल रहा। शासक बनने के बाद सुबुक्तगीन ने हिंदू शाही राज्य 990 से 91 ईस्वी पर आक्रमण किया और जलालाबाद और काबुल को गजनी राज्य में मिला लिया गया। 17वीं सदी के इतिहासकार फरिश्ता के अनुसार जयपाल को दिल्ली, अजमेर, कालिंजर और कन्नौज से सहायता मिली थी, परंतु आधुनिक इतिहासकार इस पर संदेह करते हैं, क्योंकि किसी समकालीन इतिहासकार ने इसका कोई जिक्र या विवरण नहीं किया है और उस समय दिल्ली कोई महत्वपूर्ण राज्य नहीं था। अजमेर राज्य की स्थापना भी नहीं हुई थी और कन्नौज पतन की ओर उन्मुख था। इस प्रकार 10वीं सदी के अंत तक भारत के दोनों बाहरी बुर्ज जाबुलिस्तान और अफगानिस्तान हाथ से निकल गए थे और भारत पर तुर्कों का आक्रमण अगला स्वाभाविक कदम था। यहाँ पर हम अब अल बरूनी के विषय में पढ़ेंगे। ख्वारिज्म शाह को हराकर महमूद ने अल बरूनी को प्राप्त किया। किसने? महमूद गजनवी ने। किसको प्राप्त किया? अल बरूनी को। अल बरूनी महमूद के साथ 1018 से 1019 ईस्वी के दरमियान में भारत आया। तत्कालीन भारत के बारे में इसने अपनी रचना किताबुल हिंद या तहकीके हिंद में विशद वर्णन किया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है,
कि अलबरूनी ने किस की रचना की थी, तो ये की थी किताबुल हिंद या तहकीके हिंद की। यद्यपि वो भारतीय शिक्षा के केंद्रों कश्मीर, कन्नौज और बनारस कभी नहीं गया, परंतु उसने संस्कृत सीखी और पुराणों को उद्धृत किया। साथ ही उसने ब्रह्म सिद्धांत, वृहत संहिता, सांख्य और योग दर्शन का अध्ययन किया। उसने महमूद के जीवन पर आधारित तारीख़े यामनी की रचना भी की थी। तारीख़े यामनी इसकी अन्य एक रचना है। यहाँ पे हम देखेंगे भारत पर मोहम्मद गोरी के आक्रमण के विषय में। 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर आक्रमण करके वहाँ अधिकार कर लिया। 1178-79 ईस्वी में उसने गुजरात के नेहरवाला पर आक्रमण किया, परंतु चालुक्य वंशीय शासक मूलराज के भाई भीम द्वितीय ने उसे आबू पर्वत के पास बुरी तरह पराजित किया। किसको? मोहम्मद गोरी को। चालुक्यों ने चौहानों से मदद मांगी थी जो उन्हें नहीं मिली। स्मार्ट फैक्ट्स के अंतर्गत देखेंगे, महमूद गजनवी को सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक माना जाता है। यद्यपि उसके सिक्कों पर केवल अमीर महमूद लिखा हुआ है। उसके सिक्कों पर शाही चिन्ह, घुड़सवार तथा नंदी और संस्कृत में अव्यक्त मेकम अवतार महमूद लिखा मिलता है। अलबरूनी ने लिखा है, भारतीय अपने देश, अपने धर्म एवं अपने राजा को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। किताबुल हिंद का अंग्रेजी अनुवाद एडवर्ड सी सचाऊ ने किया। गोरी वंश के लोग संसबानी कहलाते थे। हसन निजामी के द्वारा कृत या रचित ताजुल मासिर में तराइन के युद्ध का उल्लेख मिलता है। अगला फैक्ट है, मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक ओर कलमा और दूसरी ओर लक्ष्मी की आकृति खुदी थी। सियापंथी करमाथियों को हराकर मोहम्मद गोरी ने मुल्तान पर अधिकार कर लिया। अगला फैक्ट है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से संबंधित, इनके संघर्ष से संबंधित, जिसमें है गुजरात के शासक से परास्त होकर मुइजुद्दीन ने अपनी रणनीति पर विचार किया। इस पराजय के बाद मुइजुद्दीन गोरी ने अपनी रणनीति बदल दी। उसने पंजाब पर आक्रमण करके अंतिम गजनवी शासक खुसरो मलिक को हराकर गजनवी वंश का अंत कर दिया। इसके बाद 1191 ईस्वी में उसने तबर हिंद के किले पर कब्जा कर लिया, जो कि एक महत्वपूर्ण रक्षा चौकी थी उस समय। अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय ने इस घटना का महत्व समझते हुए गोरी पर आक्रमण किया और तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी को बुरी तरह पराजित किया। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी हार गया था। किससे? पृथ्वीराज चौहान तृतीय से। गोरी जान बचाकर एक खिलजी घुड़सवार की मदद से भाग निकला। कहाँ से? तराइन के युद्ध क्षेत्र से। इसके बाद मुइजुद्दीन ने पूरी तैयारी के साथ 1192 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया। इस बार तराइन के मैदान में पृथ्वीराज पूर्णतः परास्त हुआ और संभवतः भाग निकला और सरस्वती या सिरसा के पास पकड़ा गया। यह युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक था। इसने भारतीय इतिहास में एक नए युग की नींव डाली। इसने भारत में तुर्क सत्ता लगभग स्थापित कर दी। इस युद्ध में राजपूतों को भारी नुकसान हुआ। पृथ्वीराज का अधीनस्थ गोविंद राय तोमर युद्ध में ही मारा गया। पृथ्वीराज को अधीनस्थ शासक के रूप में अजमेर पर शासन करने दिया गया, जैसा कि तत्कालीन इतिहासकार हसन निजामी ने लिखा है। इसकी पुष्टि इससे भी होती है कि पृथ्वीराज के कुछ सिक्कों पर श्री मुहम्मद शाम लिखा मिलता है। हालांकि एक समकालीन इतिहासकार मिन्हाज उस सिराज के अनुसार
पृथ्वीराज की तत्काल ही हत्या कर दी गई। अन्य भारतीय शासकों से संघर्ष के अंतर्गत पहला फैक्ट है 1194 ईस्वी में मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने पुनः आक्रमण करके उत्तर भारत के सर्वाधिक शक्तिशाली माने जाने वाले शासक कन्नौज के गहड़वाल वंशीय शासक जयचंद को इटावा के निकट चंदावर नामक स्थान में पराजित किया और 1198 ईस्वी में कन्नौज पूर्णतः तुर्क नियंत्रण में आ गया। शीघ्र तुर्क सत्ता लगभग समूचे उत्तर भारत में फैल गई या प्रभावी हो गई। मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना प्रतिनिधि बनाया। ऐबक ने कोहराम को अपना मुख्यालय बनाया। राजपूतों ने विद्रोह करके तुर्क सत्ता को उखाड़ने का प्रयास किया, किंतु ऐबक ने इनको दबा दिया। उदाहरण के लिए पृथ्वीराज तृतीय के भाई हरिराम ने 1193 ईस्वी में विद्रोह किया, किंतु असफल होने पर आत्महत्या कर ली। इसी तरह मेढ़ राजपूतों ने भी अजमेर में विद्रोह किया, जो कि दबा दिया गया। 1206 ईस्वी में खोखरों ने गोरी की हत्या कर दी थी। यहाँ पे हम देखेंगे भारतीय शासकों की पराजय के मुख्य कारण। पहला फैक्ट है यद्यपि राजपूत राज्य सैन्य बल, संसाधन, युद्ध भावना और वीरता में तुर्कों से कहीं से भी कम नहीं थे, परंतु फिर भी वे तुर्कों के हाथों पराजित होते रहे। इसके कई कारण थे। सर्वप्रथम सैन्य संगठन की दृष्टि से राजपूत सेनाएं हीन थीं। ये शासक के अधीनस्थ सामंतों द्वारा जुटाई गई व्यक्तिगत सेनाओं का योग थीं, जिनको एक साथ संचालित होने का अभ्यास नहीं होता था। साथ ही शासकों की अपनी स्थायी सेनाएं काफ़ी छोटी छोटी होती थीं। दूसरी तरफ तुर्क शासक बड़ी स्थायी सेनाएं रखते थे और एकता प्रथा के कारण तुर्क सेनाओं के केंद्रीकरण को बल मिला। साथ ही वे अधिक गतिशील भी हुईं। अगला फैक्ट है तुर्क विश्व के सर्वोत्तम घुड़सवार थे और इस कारण तुर्क सेनाएं अत्यधिक गतिशील बन गई थीं। भारतीय शासक प्रायः हाथियों पर निर्भर थे, जो कि विपरीत परिस्थितियों में कई बार अपनी ही सेना पर आक्रमण कर देते थे। तुर्क शासक गुलामों को प्रशिक्षित करते थे, जो कि बेहतरीन योद्धा और कुशल सेना नायक साबित होते थे। साथ ही शासक के प्रति वफादार रहते थे। इस्लाम ने विभिन्न तुर्क जनजातियों और वर्गों में एकता की भावना का सूत्रपात किया था। साथ ही तुर्क समाज सेपानात्मक होते हुए भी अधिक गतिशील था, जहां कोई भी योग्य एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति उच्च पद पा सकता था। इसने तुर्कों को महत्वाकांक्षी और उत्साही बनाया। अगला फैक्ट है इस्लाम के प्रसार की गाजी भावना और लूट का माल पाने की उम्मीद ने तुर्कों में जोश का संचार किया। दूसरी तरफ भारतीय समाज वर्णों और जातियों में बटा हुआ और अपेक्षाकृत अधिक रूढ़िवादी था। इससे समाज का एक बड़ा हिस्सा उदासीन बन गया था। मध्य एशिया से बौद्ध धर्म की समाप्ति के बाद भारतीयों का उस क्षेत्र से संपर्क समाप्त हो गया और भारतीय अंतर्मुखी होते गए और उस क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों से भी अनभिज्ञ रहे। इन सभी कारकों ने मिलकर भारतीयों की पराजय की रूपरेखा तैयार कर दी थी। सेल्फ चेक के अंतर्गत यहाँ पर हम देखेंगे पहला प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। इसमें निम्नलिखित नामों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें व नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर प्राप्त कीजिए। चंगेज खां, महमूद गजनवी, मोहम्मद गोरी और तैमूर। तो इसमें सबसे पहले महमूद ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। 2, 3, 1, 4 ये क्रम होगा इसका। महमूद गजनवी, फिर रहा मोहम्मद गोरी और उसके बाद चंगेज खां और अंत में तैमूर। इस प्रश्न में
ये क्रम इसका काल क्रम के अनुसार सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए, ये तो हो गया कथन, और इसका कारण है आर, वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था। तो इसमें सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। ए सही है, परंतु आर यहाँ पर गलत दिया गया है। कथन ए यहाँ पर सही है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए, किंतु इसका जो एक कारण दिया गया है कथन का वो गलत है। वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन स्थापित करना चाहता था, तो ऐसा उसका उद्देश्य नहीं था। उस महमूद गजनवी का उद्देश्य था केवल भारत में धन संपदा एकत्रित करके लूटपाट करके अपने देश वापस लौट जाना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिंदू शाही राजा महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ का निर्माता था? जयपाल, आनंदपाल, या फिर जयपाल और आनंदपाल, या अनंगपाल? तो क्वेश्चन नंबर 3 में सही उत्तर होगा जयपाल। एक हिंदू शाही राजा महमूद गजनवी के विरुद्ध हिंदू राजाओं के संघ का निर्माता था कौन? जयपाल, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में शासक हैं और सूची सेकंड में इनके मूल हैं, जो कि ये कहाँ के शासक थे। तो इसका उत्तर कूट के माध्यम से बताना है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी 2, 3, 4, 1। चंगेज खां मंगोल, इसका मूल स्थान था मंगोल, और मोहम्मद बिन कासिम का मूल स्थान था अरब, जो कि बिंदु 3 में दिया गया है, और महमूद गजनवी का मूल स्थान था तुर्क। अहमद शाह अब्दाली का मूल स्थान था अफगान। तो ये क्रम यहाँ दिया गया है ऑप्शन बी के अंतर्गत। इसका मिलान आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, अगला फैक्ट है, भारत पर महमूद गजनवी के प्रमुख आक्रमण। तो जयपाल हिंदू शाही वंश पश्चिमोत्तर पाकिस्तान तथा पूर्वी अफगानिस्तान का शासक था, और इसका वर्ष था 1001 ईस्वी। संबंधित विशिष्ट तथ्य, जयपाल पराजित होकर बंदी बना। किससे? महमूद गजनवी से। शाही राजधानी वयहिंद और उद्भांडपुर ध्वस्त कर दी गई। धन तथा हाथी देकर जयपाल मुक्त हुआ। अपमानित जयपाल ने बाद में आत्महत्या कर ली। अगला शासक था फतेह दाऊद। ये महमूद गजनवी का दूसरा युद्ध रहा, ये जो कि 1004 ईस्वी में ये इसने लड़ा। तो फतेह दाऊद मुल्तान का शासक था। मुल्तान पर अधिकार कर लिया गया। शासक करमाथी जाति का था और सिया पंथ मानता था। दाऊद को हटाकर जयपाल के पौत्र और आनंदपाल के पुत्र सुखपाल को गद्दी दी गई थी। सुखपाल मुसलमान बना, नौकर शाह था पहले, सुखपाल मुसलमान बना, नौसा शाह। इसका बाद में नाम पड़ गया किसका? सुखपाल का, नौसा शाह। परंतु पुनः हिंदू बना, अतः महमूद ने इसे हटाकर बंदी बना लिया। आनंदपाल तीसरा युद्ध रहा ये महमूद गजनवी का। 1008 ईस्वी में ये इसने लड़ा। हिंदू शाही वंश थे आनंदपाल। शाहियों ने नंदना को अपनी नई राजधानी बनाया था, जो साल्ट रेंज में स्थित थी। महमूद ने नंदना को नष्ट किया तथा आनंदपाल ने सरेंडर कर दिया, समर्पण कर दिया। अगला युद्ध इसका रहा नगरकोट के शासक के विरुद्ध कांगड़ा में, जो कि स्थित था 1009 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने पहाड़ी राज्य कांगड़ा के नगरकोट पर आक्रमण किया। कोई लड़ने नहीं आया। अपार धन लूट के रूप में इसे प्राप्त हुआ। अगला युद्ध था दिद्दा, जो कि कश्मीर लोहार वंश से संबंधित थे। दिद्दा 1015 ईस्वी में इसने लड़ा। लोहार वंशीय शासिका थी दिद्दा। महमूद पराजित हुआ, संभवतः प्रतिकूल मौसम के कारण।
ये भारत में महमूद की प्रथम पराजय थी। दिद्दा इम्पॉर्टेंट है ये। दिद्दा कहाँ की शासिका थी तत्कालीन समय? ये थी कश्मीर की, और जो लोहार वंश से संबंधित थी। 1015 में ईस्वी में यहाँ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण कर दिया, जिसमें वो पराजित हुआ, और ये भारत में महमूद की प्रथम पराजय थी। अगला है मथुरा और वृंदावन। 1015 ईस्वी में यहाँ पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया। क्षेत्रीय कलचुरी शासक कोक्कल द्वितीय पराजित हुआ। महमूद ने हिंदू तीर्थ स्थलों में भारी लूटपाट और तोड़फोड़ की, और मथुरा तथा वृंदावन को पूर्णतः विध्वंस कर दिया गया। अगला इसका युद्ध कन्नौज में हुआ। 1015 ईस्वी में प्रतिहार शासक राज्यपाल बिना युद्ध किए ही भाग गया। राज्यपाल को दंडित करने हेतु कालिंजर के शक्तिशाली चंदेल शासक विद्याधर ने शासकों का एक संघ बनाया। कन्नौज की गद्दी पर त्रिलोचन पाल को बिठाया गया। बुंदेलखंड 1019 ईस्वी में इसने यहाँ पर युद्ध किया। बुंदेलखंड राजधानी यहाँ की कालिंजर के चंदेल शासक विद्याधर ने एक विशाल सेना जुटाई। महमूद सेना देखकर विचलित हो गया और कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुआ यहाँ पर। 1021 ईस्वी में अगला युद्ध इसका हुआ। पुनः आमना सामना हुआ, परंतु कोई निर्णायक युद्ध नहीं हुआ। विद्याधर स्वतः ही एक मासिक कर देने को सहमत हो गया। सोमनाथ पर महमूद गजनवी का ये अंतिम युद्ध था। 1025 ईस्वी में ये यहाँ पर इसने चढ़ाई कर दी, और काठियावाड़ का शासक भीमदेव बिना युद्ध किए ही भाग गया। पवित्र शिव मंदिर नष्ट करके भयंकर कत्लेआम मचाया गया, और अपार लूट सामग्री प्राप्त की गई। किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा। कुछ विद्वानों का मानना है कि महमूद ने 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध आक्रमण किया, जो उसका भारत पर अंतिम आक्रमण था। अब हम यहाँ पे महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य एवं उसका प्रभाव देखेंगे। महमूद के आक्रमणों का उद्देश्य मुख्यतः धन लूटना था, ताकि वह मध्य एशिया में अपने साम्राज्य का विस्तार कर सके। परंतु उसका दरबारी इतिहासकार उतबी उसके आक्रमणों को जिहाद कहता है, जिसका उद्देश्य इस्लाम का प्रचार करना और बुत परस्ती की समाप्ति था। महमूद के आक्रमणों ने तत्कालीन भारत की अस्थिर राजनैतिक स्थिति को और अस्थिर कर दिया, और भारतीयों की प्राकृतिक सीमाएं तोड़कर उनको रक्षात्मक रणनीति अपनाने पर बाध्य कर दिया था। पंजाब तक तुर्कों के अधिकार ने ऊपरी गंगा दोआब को एक तटस्थ क्षेत्र बना दिया, जहां कोई शक्तिशाली राज्य नहीं उभर सकता था। उसके आक्रमणों ने तत्कालीन राजवंशों के पतन को बल दिया, और नए राजवंशों के आगमन का मार्ग प्रशस्त हुआ। उसके आक्रमणों के साथ गाजी भावना जुड़ी थी, अतः इस्लाम का प्रभावशाली ढंग से प्रसार हुआ। महमूद के साथ प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी भारत आया, जिसने तत्कालीन भारतीय समाज के बारे में अमूल्य जानकारी दी थी। यह आज का सेशन यहीं पे हम समाप्त करते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे, यदि हमारा चैनल KDGS पॉइंट आपने सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को शेयर कर दें तथा बेल आइकॉन प्रेस कर लें, जिससे हमारे अगले वीडियो की जानकारी आप तक यथासमय पहुंच सके। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।